हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो है वो हमारा प्रेसी का होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। मेरी काफ़ी क्लासमेट्स की भी रिक्वेस्ट थी कि मैं प्रेसी राइटिंग के बारे में कुछ बताऊं कि प्रेसी को कैसे लिखा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम प्रेसी के बारे में ही बात करेंगे कि प्रेसी को कैसे लिखा जाता है, प्रेसी के क्या रूल्स हैं, प्रेसी लिखते वक्त हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और कौन सी चीज़ें प्रेसी में मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, कितना टाइम जो आपको प्रेसी लिखने को देना चाहिए और कितने मार्क्स आप प्रेसी में स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेसी होती क्या है, प्रेसी का मतलब क्या है। मोस्टली हमने 3 चीज़ों के बारे में सुना होगा, समरी, दूसरे नंबर पे पैराफ्रेजिंग और प्रेसी। तो ये 3 चीजें हैं जिनके बारे में हमने मोस्टली सुना हुआ है। स्टूडेंट्स, जो समरी होती है वो इल स्ट्रक्चर्ड हो सकती है। समरी में जरूरी नहीं है कि पैसेज के अंदर प्रॉपर फ्लो हो, आपको जिस तरह से ठीक लग रही है आप उसी तरह से उस समरी को लिख सकते हैं, लेकिन प्रेसी में एक प्रॉपर फ्लो का होना जरूरी होता है। प्रेसी एक प्रॉपर फ्लो के साथ चलती है। इसी तरह जब हम पैराफ्रेजिंग करते हैं तो हम उसमें किसी भी सेंटेंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, बल्कि पैराफ्रेजिंग में हम सेंटेंस को लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेसी में आपको रूल्स को फॉलो करना होता है। आपने इधर उधर की चीजें नहीं डालनी है। जैसे कि आपको पेपर के अंदर एक प्रॉपर पैसेज दिया होता है प्रेसी के लिए, जो कि 400-500 वर्ड्स का होता है। इस पैसेज को आपने कंडेंस करना होता है और इसको रिप्रोड्यूस करना होता है। अब आपने इसको इस तरह से रिप्रोड्यूस नहीं करना कि जिस तरह आप पैराफ्रेजिंग में करते हैं, बल्कि आपने ओरिजिनल टेक्स्ट में से मेन पॉइंट्स को लेना है और उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग रिप्रोड्यूस करना है। तो आपने कंडेंस रिप्रोडक्शन करनी है, क्योंकि प्रेसी में आपके पेपर्स पे ऐसे नहीं लिखा होता कि आपने ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/3 करना है, लेकिन प्रेसी के रूल्स यही हैं कि आपकी प्रेसी का टेक्स्ट जो है वो ओरिजिनल का 1/3 हो। स्टूडेंट्स, ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/3 आप इजीली निकाल सकते हैं और उसे 3 पर डिवाइड करेंगे तो ओरिजिनल का 1/3 आ जाएगा। प्रेसी का ये रूल आपने फॉलो करना है। आपको 3-4 वर्ड्स नीचे और 3-4 वर्ड्स ऊपर का मार्जिन मिल सकता है, लेकिन अगर 1/3 से कम या ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाए तो आपके लिए ये पेपर्स में इशू क्रिएट करेगी। नेक्स्ट इज दैट कि समरी का मैं ये कह सकती हूँ कि ये इल स्ट्रक्चर्ड हो सकती है और मैं इलॉजिकल नहीं कहूंगी, क्योंकि समरी में आप लोग सेंटेंसेस को इधर उधर अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये इरेगुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन प्रेसी में जो भी सेंटेंसेस आपने बनाने हैं वो लॉजिकल होने चाहिए। अब यहाँ पे लॉजिकल का क्या मतलब है, यानी सेंटेंसेस कंप्लीट सेंस दे रहे हो। देन उसके बाद प्रेसी जब हम लिखेंगे तो सिर्फ मेन पॉइंट्स हम लिखेंगे, पूरा का पूरा टेक्स्ट नहीं उठा के लिखना। अनइम्पोर्टेंट डिटेल हमने प्रेसी में से बिल्कुल निकाल देनी है, क्योंकि इस तरह से प्रेसी जो है वो लंबी हो जाती है और प्रेसी को प्रिसाइज होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम प्रेसी है। और प्लीज ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू आपने प्रेसी के अंदर लिखना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना अपना। जब प्रेसी लिखें तो वो इजी और डिसेंट लैंग्वेज में होनी चाहिए कि एक 8वीं का जो बच्चा है जब वो उसे पढ़े प्रेसी को तो उसको समझ आ जाए कि ये वाली बात हुई है। प्रेसी में डिसेंट लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपके पास इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, इकोनॉमी ऑफ वोकैबुलरी हो, ताकि जो भी आपने बात प्रेसी के अंदर समझानी है वो आप इजीली समझा सके। जब आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे तो आप लोग प्रेसी नहीं लिख सकते, तो आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हाई लेवल की वोकैबुलरी हो आपकी, आप अपनी प्रेसी के लिए सिंपल वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी प्रेसी को समझाने के लिए सिंपल वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि किसी के लिए भी अपने लिए एक मुकम्मल बात समझाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चलिए अब चलते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रेसी। प्रेसी का फॉर्मेट क्या है। आपकी प्रेसी का टाइटल 2 से 7 वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। आपकी प्रेसी का टाइटल आपको ओरिजिनल टेक्स्ट के स्टार्ट में या ओरिजिनल टेक्स्ट के एंड के जो होंगे पैसेजेस उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने प्रेसी लिखते वक्त फॉलो करनी है वो ये है कि आपने अपनी प्रेसी जो है उसका टाइटल जो है वो आपने सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखना है, आपने अपना प्रेसी का टाइटल जो है वो फ्रेजल फॉर्म में लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि फ्रेजल फॉर्म में टाइटल किस तरह से होता है और जो सेंटेंस फॉर्म में होगा वो टाइटल किस तरह से होता है। अब यहाँ पे ये टाइटल है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन एशिया और दूसरा टाइटल ये है जो सेंटेंस फॉर्म में है और ये है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड एशियन मार्केट। तो आपने देखा यहाँ पे जो है वो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आपने ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो आपने टाइटल के अंदर यूज नहीं करने हैं। मजीद ये कि प्रेसी का जो टाइटल है वो एक जनरल टाइटल होना चाहिए, जिस तरह कि मैंने ये बताया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन एशिया, तो ये इतना क्लियर है
कि आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या बात हुई है। तो ये चीजें जो है वो बहुत मैटर करती हैं जब हम प्रेसी लिखते हैं। इसके अलावा जब हम प्रेसी का पैसेज लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसके स्टार्ट में थोड़ी सी स्पेस देते हैं, इसको इंडेंट स्पेस कहते हैं। आपकी प्रेस जो है 2 3 4 पैसेजेस में नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रेस जो है वो एक सिंगल पैसेज में हो। ये क्लैरिटी भी जाहिर करती है, एक कोहेसिवनेस भी जाहिर करती है। एक पैसेज से ज्यादा आपने प्रेसी को नहीं एक्सटेंड करना। आपकी प्रेस जो है वो ओरिजिनल का 1/3 होना चाहिए। ऐसी को 1/3 करने का तरीका मैं पीछे बता चुकी हूँ कि आपने डिवाइड करना है, टोटल वर्ड्स को 3 पे डिवाइड करना है तो आपकी जो है वो 1/3 आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पैसेज को देखें। इसके अंदर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करती हूँ कि ये ऊपर वाली जो 2 लाइंस हैं उसको मैं एक कंसीडर करती हूँ, नीचे वाली 2 को भी एक कंसीडर करती हूँ और लास्ट में एक रह जाती है तो इसको मैं एक कंसीडर करती हूँ। तो ये क्या बनेगा, हम एक ये 3 लाइंस हो गई तो ये 5 लाइंस हुई। 5 लाइंस का पैसेज हुआ। फॉर एग्जांपल अगर 5 लाइंस का पैसेज है तो हम उसको कितने में लिखेंगे, 3 लाइंस में लिखेंगे। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नो डायलॉग, तो जब आपने प्रेसी लिखनी है तो वो आपने डायलॉग फॉर्म में नहीं लिखनी है। अब डायलॉग फॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब है, आपने अपनी प्रेसी को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना है। अगर डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस अगर ओरिजिनल टेक्स्ट में हैं तो आप उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। आमना सेड आई विल गो टू द स्टोर, आमना सेड आई विल गो टू द स्टोर, तो इनडायरेक्ट इसका ये बना, आमना सेड दैट ही वुड गो टू द स्टोर द नेक्स्ट डे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर हम इसी को हम प्रेसी में लिखेंगे क्योंकि हमने प्रेसी में इसको प्रिसाइज करना है और ब्रीफ करना है तो हम लिखेंगे आमना प्लान टू विजिट द स्टोर नेक्स्ट डे। इसके अलावा आपने आउटसाइड इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी प्रेसी में ऐड नहीं करनी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं देना है। नेक्स्ट जो है कि प्रेसी जो है वो 3rd पर्सन में होनी चाहिए। अब जो प्रेसी है वो आपने 3rd पर्सन में लिखनी है, आपने 1st या 2nd पर्सन में नहीं लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1st पर्सन या फॉर एग्जांपल आप 1st पर्सन या 2nd पर्सन की बात करते हैं तो वो हो गए आई वी यू, ये वाले जो हैं वो 1st और 2nd पर्सन है। इसके अंदर जो भी आपने प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने हैं वो आपने 3rd पर्सन में यूज करने हैं। अब 3rd पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है। आपने प्रेसी के अंदर ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं ऑथर को रेफर करने के लिए। आप स्टार्ट में ऑथर का नाम यूज कर सकते हैं, आप स्टार्ट में ये भी लिख सकते हैं कि ऑथर सेज, लेकिन जो बाद में पैसेजेस आएंगे आपने उसको ही या शी या इस तरह से रेफर करना है। आपने उसको बार बार उसकी रेपिटेशन ऑथर के नाम की नहीं करनी है या वर्ड ऑथर की भी नहीं करनी है। इसके अलावा जब आपने प्रेसी लिखनी है तो आपने लिटरेरी या फ्लावरी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, बल्कि आपकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपकी प्रेसी इस तरह की होनी चाहिए कि वो एक छोटे बच्चे को जो 6th क्लास में पढ़ता है उसको भी समझ आए कि आपने प्रेसी के अंदर क्या लिखा है। लिटरेरी डिवाइसेस जैसा कि सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, सिंबलिज्म हो गया, आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि आप जॉन डॉन की पोइट्री को पढ़ें तो उसके स्टांजास में जो है उसकी पोएम के जो स्टांजा हैं उसके अंदर मोस्टली वो मेटाफर को यूज करता है। जैसे कि जॉन डॉन अपनी पोएम द सन राइजिंग में सन का मेटाफर यूज करता है। Here John Donne calls sun busy old fool. We suggest that the sun is disrupting lovers' peaceful and private life. तो इसमें जॉन डॉन जो है वो सन को एज ए एक्सटर्नल वर्ड रेफर करता है जो कि एक मेटाफर है। तो इसी तरह मेटाफर आपने यूज नहीं करने हैं और ना ही आपने सिंबलिज्म का यूज करना है और सिमिली का यूज करना है। जिस तरह सिंबलिज्म का यूज जो है वो जिस तरह वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में सिंबलिज्म का यूज किया हुआ है या T.S. Eliot ने किया हुआ है। जो प्रेसी है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए।
कोशिश करें कि आपकी प्रेसी के जो सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादा लंबे ना हो, बल्कि लंबे ना हो, क्योंकि अगर छोटे सेंटेंस होंगे, क्योंकि छोटे सेंटेंस आपके लिए ही फायदेमंद है, वो क्योंकि आपकी एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो, और दूसरी बात यह है कि जो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो एग्जामिनर को आप अच्छी तरह से क्लैरिटी से बता सकते हैं। तो आपके सेंटेंस जो है वो शॉर्ट होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए, और उसके अंदर आपने कंजंक्शन या कनेक्टर्स का यूज तो बहुत ही मिनिमम करना है, ताकि आपका सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स ना हो। अब कनेक्टर्स की लिस्ट ये है: फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, इफ, दे, सॉरी, इफ, अनलेस वगैरह वगैरह। तो ये वाले सारे कनेक्टर्स हैं, इनका आपने मिनिमम यूज करना है अपनी प्रेसी के अंदर, क्योंकि ये जो कनेक्टर्स होते हैं ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, जो कि सेंटेंस को मजीद कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, यानी सेंटेंस को लंबा कर देते हैं। और प्रेसी में हमने शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं। मेरा मतलब शॉर्ट सेंटेंस का ये नहीं है कि आपने सेंटेंस पूरा नहीं लिखना, आपने सेंटेंस कंप्लीट लिखना है। एक सेंस आपका सेंटेंस जो है एक कंप्लीट सेंस दे रहा हो, अगर आप किसी को समझाएं तो वो बात समझ आए। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपने अपने सेंटेंसेस को सिंपल रखना है, तो आपने कम से कम कनेक्टर्स का यूज करना है, और सेंटेंसेस को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस का यूज होता है और उनको कनेक्टर्स के जरिए लिंक किया जाता है, तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब आपने प्रेसी लिखनी है तो आपने ओरिजिनल टेक्स्ट का जो है पैटर्न उसको फॉलो करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रेसी लिखनी है। वो इसलिए कि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए प्रेसी को जो हैंडल करना है वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपने अगर लास्ट वाले पॉइंट्स पहले लिख दिया और पहले वाले पॉइंट्स को लास्ट में लिख दिया तो इस तरह तो प्रेसी का पैटर्न खराब हो जाएगा, और इस तरह से प्रेसी डिफॉर्म हो जाएगी। तो आपने करना है कि प्रेसी का पैटर्न वही रखना है जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में दिया होगा। कुछ बहुत ही कम केसेस होते हैं जिनके अंदर आप पैटर्न जो है वो उसको शफल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि प्रेसी किस टेंस फॉर्म में होनी चाहिए। तो आपकी प्रेसी के ओरिजिनल टेक्स्ट में जो टेंस की फॉर्म यूज की गई है, आपका प्रेसी में टेंस फॉर्म वही होनी चाहिए। अगर आपका ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो पास्ट टेंस में है तो आपकी प्रेसी भी पास्ट टेंस में ही होगी, और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपकी प्रेसी प्रेजेंट टेंस में होगी, और अगर फ्यूचर टेंस में आपका ओरिजिनल टेक्स्ट, आपकी प्रेसी भी फ्यूचर टेंस में ही होगी। तो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं तो आपने उनको प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, बेशक आपकी प्रेसी पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। आपकी जो यूनिवर्सल ट्रूथ जिस टेंस में है आपने उसको उसी टेंस में एज इट लिखना है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देती हूँ कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें ये जो है ये इसमें प्रेजेंट, तो इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है। तो जब आप प्रेसी में लिखेंगे तो आपने इसको इसी में एज इट लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखना है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो जाहिर है तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। अब ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो चीजों को अपनी तरफ नीचे खींचती है। तो अगर ओरिजिनल टेक्स्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ आए तो आपको एज इट ही लिखना है। नेक्स्ट ये है कि आपने अपनी प्रेसी के अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट से एग्जांपल्स नहीं ऐड करनी है, और ना ही आपने ये वाली लिखनी है कि फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज, ना आपने डेट लिखनी है। और अगर पूरे प्रेसी में एक मेन सिटी की बात की गई है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन उससे जो रिलेटेड सिटीज वगैरह या रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह की डिटेल दी गई है आप उसको नहीं लिखेंगे। आप जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके नाम लिख सकते हैं किसी हद तक, लेकिन अगर बहुत सी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के नाम दिए हों तो सिर्फ आप वहां पर ये भी लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज। आपको जरूरत नहीं होगी कि आप उनके नाम मेंशन करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेसी शुड बी फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी। अब यहाँ पे आपकी प्रेसी में किसी किस्म की वर्ड रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सेम पॉइंट ही एक्सप्लेन करना है तो आप उसके लिए अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर एक सेंटेंस इस तरह है, वो इस तरह के देखिए इस सेंटेंस को, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट सिटीजंस हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन।
कि गवर्नमेंट की जगह आप एडमिनिस्ट्रेशन कर लें और सिटीजन्स की जगह आप इंडिविजुअल का यूज कर सकते हैं, एक्सेस की जगह आप रिसीव का वर्ड यूज कर सकते हैं और क्वालिटी हेल्थ केयर की जगह आप हाई क्वालिटी मेडिकल केयर का वर्ड यूज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, आज हमारा प्रेसी का दूसरा और लास्ट लेक्चर है और इसमें हम प्रेसी को स्टेप बाय स्टेप करने के तरीके को समझेंगे और साथ ही प्रेसी को प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो जिन एस्पायरेंट्स ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं लिया, उनको ये लेक्चर नहीं समझ आएगा, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर को लें ताकि उनको इस लेक्चर को समझने में कोई मुश्किल ना हो। इसके बाद मैं इंडियन एस्पायरेंट्स का भी थैंक्स करूंगी जिन्होंने मेरे लेक्चर को ना सिर्फ सुना बल्कि अप्रिशिएट भी किया। तो चले चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टेप्स ऑफ प्रेसी राइटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिजिनल टेक्स्ट को रीड करेंगे, उसके बाद प्रेसी का टाइटल फाइंड करेंगे। प्रेसी का टाइटल फाइंड करने के बाद हम ओरिजिनल टेक्स्ट को एक डिटेल रीडिंग दोबारा से देंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स से अलग कर देंगे और फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम एक रफ ड्राफ्ट की सूरत में लिख लेंगे। उसके बाद हम उसका दूसरा ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर हम तीसरा ड्राफ्ट बनाएंगे। जो हमारा तीसरा ड्राफ्ट होगा वो एक फाइनल ड्राफ्ट होगा। अब तीसरा ड्राफ्ट मैं इसलिए फाइनल कह रही हूँ क्योंकि उसके अंदर एक यूनिटी होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो तीसरा ड्राफ्ट हो वही फाइनल होगा। आपके टेक्स्ट में जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, आप उस वक्त तक ड्राफ्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि पेपर में बहुत कम टाइम होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रेसी को 40 या 30 मिनट से ऊपर ना दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कंप्रीहेंशन का जो पैसेज होता है वो एग्जामिनर इतना लेंथी दे देता है और डिफिकल्ट दे देता है कि आपका अगर सारा टाइम प्रेसी ले लेगी तो फिर ना ही आपके पास कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने का टाइम बचेगा और ना ही ग्रामर का पोर्शन सॉल्व करने का टाइम बचेगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो चले चलते हैं, हम इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेसी राइटिंग इज रीडिंग। पहला जो स्टेप है प्रेसी राइटिंग का, वो पैसेज को रीड करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि असल में ऑथर टेक्स्ट के अंदर क्या बात करना चाह रहा है। आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग से कि ऑथर किस बारे में बात कर रहा है। बाज़ औक़ात एक रीडिंग काफी नहीं होती है क्योंकि एग्जामिनर मोस्टली फिलोसॉफिकल और लिटरेरी टेक्स्ट का इस्तेमाल करता है जो कि एक आम एस्पायरेंट के सर से गुजर जाता है। तो आपने प्रेसी को एटलीस्ट 3 रीडिंग्स देनी है और आपको ये आइडिया हो जाए कि ऑथर क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने टेक्स्ट को 3 रीडिंग्स देनी है, तो चलिए हम टेक्स्ट को 3 रीडिंग्स देते हैं। तो ये वाला टेक्स्ट जो है ये 2010 की प्रेसी है और ये CSS की पूरी हिस्ट्री की टफ प्रेसी समझी जाती है। तो चलिए आज हम इसी को देखते हैं। फ्रॉम प्लेटो टू टॉल्स्टॉय, आर्ट हैज बीन accused of exciting our emotions and thus of disturbing the order and the harmony of our moral life. Poetical imaginations, according to Plato, waters our experience of lust and anger, of desire and pain, and makes them grow when they ought to stop with grow. Tolstoy sees in art a source of infection, not only in infection, he says, is a sign of art, but degree of infectiousness also a sole measure of excellence in art. But the flaw in this theory is obvious. Tolstoy suppressed the fundamental movement of art, the movement of form, the aesthetic experience, the experience of superiority of our moral judgment. Tolstoy suppresses the fundamental movement of art, the movement of form, the aesthetic experience. The experience of contemplation is a different state of mind from the coolness of our theoretical and sobriety of our moral judgment. It is filled with our liveliest energies of passion, but the passion itself is here transformed both in its nature and in its meanings. Wordsworth defines poetry as emotions recollected in tranquility, but the tranquility we feel in great poetry is not that of here alive and immediate, but the tranquility we feel in the great poetry is not that of recollection. The emotions aroused by the poet do not belong to a remote. They are here, alive and immediate. We are aware of their full strength, but this strength tends in new direction. It rather seen than immediately felt. Our passions are no longer dark and impenetrable powers. They become, as it was, transparent. Shakespeare never gives us an aesthetic. He does not speculate about the nature of art, yet in only passage in which he speaks
speaks of characters and functions of dramatic art, the whole stress is laid upon this point. The purpose of playing, as Hamlet explained both at the first and now, was and is to hold as everyone the mirror up to nature, to show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of time his form and pressure. But the image of passion is not the passion itself. The poet who represents a passion does not infect us with this passion. At a Shakespeare play, we are not infected with the ambition of Macbeth, with the cruelty of Richard III, or with the jealousy of Othello. We are not at the mercy of these emotions. We look through them. We seem to penetrate into their very nature and essence. In this respect, Shakespeare's theory of dramatic art, if he had such a theory, is in complete agreement with the conception of a fine art of the great painters and the sculptors. तो आपने इसको 3 रीडिंग्स देनी है। जैसे कि एस्पायरेंट्स आपने देखा है कि ये एक लिटरेरी टेक्स्ट है और ये जरूर आपके सर से गुजर गया होगा, तो आपने एटलीस्ट 3 रीडिंग्स देनी है। तो आप इस लेक्चर को स्टॉप करें और इसको 3 रीडिंग्स दें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ऑथर एक्चुअली क्या बात करना चाह रहा है। एस्पायरेंट्स बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रेसी के अंदर डिफिकल्ट वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको मीनिंग्स नहीं आते होते। इसका एक सोल्यूशन इन्फेरेंस है। इन्फेरेंस एक लिंग्विस्टिक की टर्म है। इन्फेरेंस का मतलब ये है कि आपने पैसेज को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। अब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने का मतलब ये है कि आपने देखना है कि उसके आगे कौन सी बात हो रही है, उस डिफिकल्ट वोकैबुलरी से पहले क्या बात हुई है, उससे बाद क्या बात हुई है, उसके हिसाब से आपने इस बात को कंक्लूड करना है। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट, डिस्पाइट द टमल्चुअस डिबेट एंड फर्वेंट आर्ग्यूमेंट द कमिटी रीच्ड ए कंसेंसस ऑन न्यू पॉलिसी। जैसे कि ये वर्ड टमल्चुअस जो है वो एक डिफिकल्ट वर्ड है, तो इसे हम समझ इन्फेरेंस का यूज करेंगे। आपको ये वर्ड शायद मुश्किल ना लगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के नजदीक ये एक डिफिकल्ट वर्ड है। तो हम इन्फेरेंस किस तरह से करेंगे? जिस तरह से ऑथर ने इसके अंदर एक तो वर्ड डिबेट यूज किया है, दूसरा फर्वेंट आर्ग्यूमेंट्स यूज किया है, जो ये शो करता है कि कोई क्योस है या कोई डिसएग्रीमेंट यहाँ पे है। सो वी विल इन्फर दैट द tumultuous means something disordered or chaotic given in the context of intense debate and argument। इस सेंटेंस में ये बताने की कोशिश की गई है कि बहुत सा डिसएग्रीमेंट और क्योस होने के बावजूद भी वो एक कंसेंसस पे पहुंच गई। तो ये सब हमने किस बात से इन्फर किया? फर्वेंट आर्ग्यूमेंट से, डिबेट से, या कि यहाँ पे कोई क्योस है यानी फितनेबाजी या दंगाबाजी हो रही है। तो इस तरह से हमने प्रेसी के अंदर इन्फर करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब 3 रीडिंग्स देने के बाद आपकी मेन आइडिया पर ग्रिप हो जाएगी तो उसके बाद आपने टाइटल ढूंढना है। जाहिर है आपकी मेन आइडिया पे एक ग्रिप हो गई है, आपको आइडिया हो चुका है कि इसके अंदर किस बारे में बात हो रही है, तो आप उसका टाइटल फाइंड करेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रेसी का टाइटल ओरिजिनल टेक्स्ट के या तो स्टार्ट में होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ बताया था। चलिए हम उसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस पैसेज को पढ़ें। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इसके स्टार्ट में ही इसका टाइटल मिल जाएगा। यहाँ आपको प्रेसी के पहले पैसेज से ही पता चल जाएगा कि प्रेसी में 18th सेंचुरी की बात हो रही है। एस्पायरेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि प्रेसी का आपने सिर्फ एक ही टाइटल देना है, 2 3 4 नहीं देने हैं। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि प्रेसी का टाइटल आपने प्रेसी के स्टार्ट में देना है। तो अगर आपको टाइटल जो है वो स्टार्ट या आखिर वाले पैसेजेस में मिल गया है तो वेल एंड गुड। लेकिन बाज़ औक़ात जो होता है एग्जामिनर आपको इतना आसान पैसेज नहीं देता कि आपको आसानी से उसका टाइटल मिल सके। जैसे कि ये 2010 की प्रेसी का पेपर है और इस प्रेसी को CSS हिस्ट्री की मुश्किल तरीन प्रेसी कंसीडर किया जाता है। तो जिस तरह से मैंने इस प्रेसी का टाइटल दिया है तो ये मेन थीम का एब्स्ट्रैक्ट है। ना ही ये आपको पहले लाइंस में मिलेगा, ना ही आपको ये आखिरी लाइंस में मिलेगा, क्योंकि जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ऑथर एक्चुअली बात किस बारे में कर रहा है, वेदर ही इज टॉकिंग अबाउट मोरालिटी और इमोशंस। लेकिन जब हम टेक्स्ट को अच्छे से रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो प्लेटो था वो आर्ट को ह्यूमन इमोशंस के लिए अच्छा फैक्टर नहीं कंसीडर करता था, क्योंकि आर्ट यानी पोइट्री हो गई, ड्रामा हो गया, और उसके ह्यूमन पर बैड इम्पैक्ट के बारे में वो बात कर रहा है। वो इसलिए कि ये सब चीजें ह्यूमन इमोशंस को प्रोवोक करती हैं। तो जब हम इस पैसेज को डिटेल से पढ़ेंगे तब ही हम इसका टाइटल फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि एस्पायरेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि आपका टाइटल जो है वो छोटा और कंसाइज होना चाहिए, यानी कि आपका टाइटल जो है वो 2 से 7 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेज में क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स और उसके ह्यूमन लाइफ और मैरीन बायोडाइवर्सिटी पर बैड इम्पैक्ट्स पर बात हुई है तो आप उसका टाइटल बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लिखेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ए comprehensive analysis of the impacts of climate change on the coastal ecosystem and subsequent effects of marine biodiversity and human livelihood।
एस्पायरेंट्स, आप इसका टाइटल इतना लंबा नहीं देंगे, बल्कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द कोस्टल इकोसिस्टम। इसके बाद का स्टेप ये है कि आपने पैसेज को दोबारा डिटेल से पढ़ना है, ताकि आपको ये बात कंफर्म हो जाए कि आपको पैसेज का थीम अच्छी तरह से समझ आ चुका है। उसके बाद आपने पैसेज को सेक्शंस में डिवाइड करना है। जब हम इसको सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो हमें पता होगा कि पहला जो सेक्शन है, हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये तो प्लेटो के बारे में है। दूसरा सेक्शन हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये हो गया, तो ये हो गया टॉल्स्टॉय का पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पे जो है वो ऑथर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ऑथर जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने के लिए यहाँ पर वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर की एग्जाम्पल्स कोट करता है कि जो आर्ट है वो इन्फेक्शियस नहीं है और वो ह्यूमन नेचर को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स है, इनको हमने साइड पे लिखना है और इनके साथ हमने इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हमने निकालनी है पैसेज में से, उनको भी साथ लिख लेना है। इसके बाद हमने इसका ड्राफ्ट बनाना है। पहला जो ड्राफ्ट हमारा तैयार होगा वो थोड़ा लेंथी होगा, इसलिए कि उसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। जो हमने पहला ड्राफ्ट तैयार किया है वो हमने मेन पॉइंट्स को कनेक्ट करके तैयार किया है। जब आप अपना सेकंड ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे ड्राफ्ट में भी क्लियरिटी आ चुकी है, और इसके बाद आप थर्ड ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आप इसको रीड करें और आप देखें कि इसके अंदर बिल्कुल भी फ्लॉज नहीं है और ये टेक्स्ट कंप्लीट यूनिटी शो कर रहा है। डियर एस्पायरेंट्स, आई होप आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी होगी। तो ये मेरा प्रेसी का लास्ट लेक्चर था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस।